आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो आज का क्लास का मेरा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड द सराउंडिंग ऑफ अ चार्ज पेयर इट्स इफेक्ट आर परसेप्टिबल द रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए एक कोई चार्ज बॉडी है और चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में मैं एक रीजन मान लेता हूं। रीजन तो कहता है कि अगर इस चार्ज बॉडी का इफेक्ट अगर इस रीजन में फील होता है, महसूस होता है, तो इस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। अगर इस चार्ज बॉडी का इफेक्ट अगर इस रीजन में महसूस होता है तो इस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा इस चार्ज बॉडी का। चलिए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी इस चार्ज बॉडी के रीजन से बाहर रखे तो देखा गया कि इस चार्ज बॉडी पे इस चार्ज बॉडी का किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इफेक्ट कहने का मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन, या बोल सकते हैं कि फोर्स। अगर इफेक्ट बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्सन भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस चार्ज के रीजन से हमने बाहर रखा तो देखा कि इस चार्ज बॉडी पे इस चार्ज बॉडी का किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी कि ये चार्ज बॉडी इस चार्ज बॉडी पर किसी तरह का फोर्स नहीं लगा रहा है। बट जैसे ही हमने इस चार्ज बॉडी को इस चार्ज बॉडी के रीजन में लाया तो हमने देखा कि ये चार्ज बॉडी इस चार्ज बॉडी पे फोर्स लगा के रिपेल कर रहा है, यानी कि ये चार्ज बॉडी जैसे ही इस रीजन में आया तो ये महसूस किया इस चार्ज बॉडी का इफेक्ट को। क्या महसूस किया कि चार्ज बॉडी इसको फोर्स लगा के रिपेल कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? तो ये जब चार्ज बॉडी बाहर था तो इस चार्ज बॉडी का उस पर किसी तरह का फोर्स नहीं लग रहा था, बट जैसे ही चार्ज बॉडी के रीजन में आया इस पे ये चार्ज बॉडी फोर्स लगाना शुरू कर दिया, यानी कि ये चार्ज बॉडी इस चार्ज का इफेक्ट महसूस किया, रीजन में आया तो इस रीजन को क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि जैसे ही चार्ज बॉडी इस रीजन में आया तो इस चार्ज का इफेक्ट को महसूस किया, बट जब बाहर था तो नहीं किया। इसीलिए इस रीजन को मैं क्या बोल रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया आप लोग को? अब आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। इसका मतलब है कि यूनिट टेस्ट चार्ज में जो फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। यूनिट टेस्ट चार्ज में जो फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। चलिए समझते हैं। मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है और इस चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक टेस्ट चार्ज को रखता हूं, मान लीजिए Q0, यानी कि इस चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लस यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखता हूं जिसका वैल्यू है Q0, यानी कि इस चार्ज का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, Q0 है। और ये कहां पे रखा हुआ है? इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो अगर किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को रखते हैं तो उस पे फोर्स लगेगा, यानी कि अगर इस चार्ज को हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये चार्ज क्या करेगा? इस पे फोर्स लगाएगा, चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या करेगा? ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि अगर सेम चार्जेस होता है, लाइक चार्जेस होता है तो रिपेल करता है। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो मान लीजिए कि ये चार्ज बॉडी इस चार्ज पे F फोर्स लगा के रिपेल कर रहा है, F फोर्स लगा के रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टेस्ट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड Q0 है,
तो मैं बोल सकता हूं कि क्यू नॉट चार्ज पे ये चार्ज बॉडी एफ फोर्स लगा रहा है, यानी कि बोल सकता हूं कि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। तो 1 में कितना लगेगा, एफ बाई क्यू नॉट। तो इसको देखिए रीड करते हैं कि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज में फोर्स कितना लग रहा है, एफ। तो यूनिट, इसको 1 क्या बोलूंगा, यूनिट। तो यूनिट टेस्ट चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है, एफ बाई क्यू नॉट। यानी कि ये क्या है, यूनिट टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज में एफ, यूनिट टेस्ट चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है, एफ बाई क्यू नॉट। डिफिनेशन क्या था, तो यूनिट टेस्ट चार्ज में जो फोर्स लगेगा वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो यूनिट टेस्ट चार्ज में यही ना लग रहा है फोर्स, यानी कि इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू नॉट। वेयर ई क्या है, वेयर ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ई किसको स्टैंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड एफ क्या कर रहा है, फोर्स को। एंड क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, या बोल सकते हैं चार्ज। क्लियर हुआ। यानी कि आज से आप लोग माइंड में सेट कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज होता है, फोर्स बाय चार्ज होता है। अगर यूनिट की बात करूं, अगर एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट की बात करूं तो देखिए क्या होगा, E इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, कुलम, अरे चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कुलम, इसके जगह कुलम। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कुलम। क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ये भी समझ में आ गया आप लोग को, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है वो भी समझ में आ गया, यानी कि ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कुलम होता है। क्लियर हुआ, पक्का, गुड। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस में डायरेक्शन भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तो E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मिलेगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग आगे बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसे देखते हैं, कैसे पता करेंगे। क्लियर है। आप लोग एक चीज और बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलिए या सिंपली बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों का मतलब सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए, तीनों का मतलब सेम ही है। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बताओ तो आप लोग इक्वल टू एफ बाई क्यू ही बताएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पूछेगा तब भी आप इक्वल टू एफ बाई क्यू ही नॉट ही बताएंगे। अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला कोई पूछता है तो इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट ही बताएंगे। यानी कि ऑल आर सेम। ये तीन जो हमने बताया तीनों के तीनों क्या है, सेम है। क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो चलिए पहला पॉइंट्स देखते हैं क्या होता है। चार्ज पार्टिकल ऑलवेज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेदर इट इज एट रेस्ट और इन
मोशन। कहता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगा, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो। चलिए समझते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल कि चार्ज बॉडी है और इस चार्ज बॉडी का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल को रखता हूं तो उस पे फोर्स लगेगा, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो। तो फॉर एग्जांपल कि चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक इलेक्ट्रॉन को रखता हूं। किसको रखता हूं? इलेक्ट्रॉन को। तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, चाहे ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो या मोशन में हो। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगा, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो। क्लियर? बट अगर इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ दिस फील्ड हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो इसके फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लीजिए सर कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उस पर फोर्स लगेगा, चाहे रेस्ट में मोशन, बट ये फोर्स को निकालूंगा कैसे? तो चलिए सिखाता हूं ये फोर्स को। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हूं उस फील्ड का फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? E है। एंड जिस चार्ज पार्टिकल का रखा हूं उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है? अब ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन, यानी कि ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। तो मान लीजिए अट्रैक्ट कर रहा है विद फोर्स F। हमें यही फोर्स निकालना है, यही फोर्स निकालना है। तो मैं आपको बताऊं कि E इक्वल टू क्या होता है? F बाई Q। और F इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इंटू E हो जाएगा। यानी कि इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल फोर्स कितना लग रहा है। तो देखिए इसमें क्या क्या है? Q क्या है? इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज वैल्यू Q। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, यानी कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसमें चार्ज पार्टिकल रखा गया है। और ये फोर्स क्या है? ये फोर्स वो है जो चार्ज पार्टिकल पे लगा है। फॉर एग्जाम्पल कि एक चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ही कर दे रहा हूं, एक क्वेश्चन ही कर दे रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए हो या नेगेटिव चार्ज के लिए ये बताया नहीं जा रहा है, बट एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को रखा गया है, एक इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना दिया है? 1500 न्यूटन पर कूलम। यानी कि एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया उस फील्ड का इंटेंसिटी कितना है? 1500 न्यूटन पर कूलम। अब बताना है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है। सिंपल, अभी हमने पढ़ा कि अभी कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उस पर फोर्स लगेगा। अब वही फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जिस फील्ड में रखा हुआ है उसका इंटेंसिटी दिया हुआ, अब बताना है कि कितना फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे। तो अभी हमने आपको बताया कि F इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू ई। F ही निकालना है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? एंड E तो दिया ही है, यानी कि अब क्या करना है? F निकालने के लिए Q का वैल्यू दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ था तो पता था हमें कितना ले लेंगे? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड E ऑल्सो इज गिवन 1500 न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर यहाँ पे आपने माइनस दिया है तो ये सही है गलत है वो थोड़ा समझाइए। एक्चुअली हम यहाँ पे ना फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू लेंगे, यानी कि Q का जो भी वैल्यू लेंगे, मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे, मैग्नीट्यूड वैल्यू यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, और इसका भी मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे
तब जाके हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड वैल्यू मिलेगा, तब जाके हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड वैल्यू मिलेगा। बात समझ गए? यानी कि अगर यहाँ पे आप फोर्स निकाल रहे हैं तो आप देखिए क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। अगर मैग्नीट्यूड आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे चार्ज का जो वैल्यू लेंगे वो मैग्नीट्यूड लेंगे, वो भी कौन सा वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे, तो फोर्स क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा। क्लियर? अब चार्ज का इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, बट ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होता है पॉजिटिव में हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे हम माइनस में नहीं लेंगे, इसमें क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। यानी कि अब इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, जो भी आएगा आपका क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। क्लियर हुआ? पक्का? यानी कि सिंपल है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा है उससे फोर्स निकालना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, Q इंटू U लेंगे। बट ये क्या लेना है, मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का माइनस साइन नहीं रखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव साइन रखेंगे। जैसे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो अगर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, माइनस वैल्यू नहीं लेंगे। क्लियर हुआ? चलिए नोट नंबर 2 देखते हैं। यानी कि पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट पॉइंट। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, E=F/Q। अगर मैं इसका यूनिट लिखूं तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, E=न्यूटन पर कूलम। फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। अब मैं इस यूनिट को मॉडिफाई करने जा रहा हूं किसी और यूनिट में, यानी कि न्यूटन पर कूलम को मॉडिफाई करके और कुछ लाना चाहता हूं, देखता हूं क्या आता है। तो चलिए, अच्छा एक चीज और देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू हम लोग पढ़े थे वर्क डन बाय चार्ज, याद है? अब अगर यहां पे इसका यूनिट रखता हूं इसको, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। एंड चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। अब इस कूलम को यहां पे करें और वोल्ट को यहां पे करें, यानी कि कूलम इक्वल टू जूल पर वोल्ट। क्लियर? गुड। अब आगे हम लोग एक और चीज पढ़े हैं, यानी कि कूलम इक्वल टू क्या है, जूल पर वोल्ट आया। एक और चीज हम लोग पढ़े हैं, याद कीजिए कि जूल इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन मीटर। पढ़े हैं ना, जूल इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन मीटर। अब इस जूल के जगह पे क्या इसको रख सकता हूं, क्योंकि जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर है तो इसके जगह पे इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं। देयरफॉर कूलम इक्वल टू जूल के जगह पे न्यूटन मीटर बाई वोल्ट। क्या किया? अब यहां पे देखिए, ध्यान से इसमें देखिए कि E इक्वल टू न्यूटन पर कूलम है, तो कूलम की जगह पे क्या मैं इसको रख सकता हूं, ऑफकोर्स रख सकता हूं क्योंकि इक्वल है। देयरफॉर E इक्वल टू न्यूटन कूलम, न्यूटन कूलम की जगह पे क्या रखेंगे, ये वाला न्यूटन मीटर बाई वोल्ट। ये वोल्ट ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू न्यूटन पर कूलम इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन वोल्ट और नीचे में न्यूटन मीटर। ये कट गया, यानी कि न्यूटन पर कूलम इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। ये समझे आप लोग, इक्वल टू न्यूटन पर कूलम इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट आ गया, यानी कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक और आ गया, क्या आ गया, वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर मीटर। क्लियर? आप यहां पे एक और चीज देखिए कि न्यूटन पर कूलम इक्वल टू वोल्ट पर मीटर आया है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 1 न्यूटन पर कूलम इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर। क्योंकि ये वाला और ये दोनों बराबर है तो 1 न्यूटन पर कूलम इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर होगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि न्यूटन पर कूलम बोले या वोल्ट पर मीटर बोले, बात एक ही है। बट एक चीज और,
न्यूटन पर कूलम एसआई यूनिट है, बट ये वाला एसआई यूनिट नहीं है। क्यों एसआई यूनिट नहीं है? क्योंकि मॉडिफाई करके लाया गया है। ये क्या किया गया है? मॉडिफाई करके लाया गया है। मॉडिफाई यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बट ये वाला एसआई यूनिट है। यदि न्यूटन पर कूलम क्या है? एसआई यूनिट है। वोल्ट पर मीटर एसआई यूनिट नहीं है, ये मॉडिफाई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? अब आगे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली इमेजिनरी लाइन और कर्व होता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट भी करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज के अराउंड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? देखिए कुछ ऐसे। ये जो हमने बनाया है एक्चुअली इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और ये जो लाइन का जो पैटर्न जो बना है, यही पैटर्न एक्चुअली चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये पैटर्न कैसा है? इमर्ज टाइप का है। कैसा है? इमर्ज, यानी कि क्या लग रहा है कि जो लाइंस जो है इस चार्ज बॉडी से निकला है। ये चार्ज बॉडी से क्या है? निकला, इमर्ज किया। यानी कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न जो होता है इमर्ज टाइप का होता है, यानी कि आउट, बाहर। क्लियर? मान लीजिए अगर कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो इस चार्ज बॉडी का अराउंड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो लाइंस जो बना है, ये लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और ये लाइन का जो पैटर्न है, ये पैटर्न नेगेटिव चार्ज का फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो फील्ड लाइन, ये जो लाइंस जो बना है, ये लाइन का जो पैटर्न है, ये पैटर्न एक्चुअली नेगेटिव चार्ज के अराउंड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कैसा पैटर्न है? मर्ज टाइप का है, यानी कि ये सब लाइन क्या कर रहा है? इस बॉडी के पास मर्ज कर रहा है, यानी कि मिल रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर पैटर्न बनाना है तो सिंपल बाहर की तरफ दिखा देंगे, इमर्ज करा देंगे बॉडी से। अगर नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बनाना है तो सिंपल क्या करेंगे? मर्ज करा देंगे। क्या करा देंगे? मर्ज करा देंगे, यानी कि मिला देंगे बॉडी के साथ। समझ गए? याद रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मर्ज करता है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करता है? मर्ज करता है। याद रखेंगे, पॉजिटिव का इमर्ज, नेगेटिव का मर्ज। क्लियर? चलिए आगे एक और पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इज अ वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, साथ ही साथ डायरेक्शन होगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, इसलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहा गया है? वेक्टर क्वांटिटी। ऑफ कोर्स, गुड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, इक्वल टू F/Q। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको क्या करना होगा? ये जो फोर्स है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड रखना होगा और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड रखना होगा। यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पे रखते हैं तो हमें जो रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। क्लियर? जो ऑलरेडी हम लोग काम कर चुके हैं। बट अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो चलिए देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बहुत तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े हैं तो हम उसके हिसाब से बताएंगे।
तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। हमने बताया ना कि लाइन भी होता है और कर्व भी होता है, तो मान लीजिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक पॉइंट पे अगर डायरेक्शन बताना है तो देखिए कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, मान लेते हैं कि इस जगह एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम दे रहा हूं ये। अब इसी पॉइंट पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखिए आपको अगर डायरेक्शन निकालना है तो देखिए क्या करेंगे आप लोग, सिंपल जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे एक आप टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, टैंजेंट, टैंजेंट ड्रॉ कर दिए। टैंजेंट ड्रॉ करने के बाद आपको एक और चीज नोटिस करना होगा कि ये जो लाइन का जो डायरेक्शन है, ये हेड जो बना हुआ है, ये हेड क्या बता रहा है कि लाइन का डायरेक्शन इधर है। इट मींस इधर से इमर्ज किया होगा, इधर मर्ज कर रहा होगा, इधर से इमर्ज किया होगा, निकला होगा, इधर से मिल रहा होगा। ये वाला हेड जो बना हुआ है, ये वाला साइन, ये साइन क्या बता रहा है कि इधर से इमर्ज किया, इधर मर्ज किया। क्लियर। तो अगर ये पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो उस जगह क्या कीजिए, टैंजेंट बनाइए। उसके बाद इस टैंजेंट का देखिए दो एंड है, एक एंड ए है और एक एंड ए भी है। अब हम कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए कोई बंदा अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अगर हमें उसको दिखाना है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे दिखा देते हैं कि हाँ देखो ऊपर जा रहा है। इसमें कौन बता रहा है कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये वाला हेड, ये जो हेड बना है एक्चुअली यही हेड बता रहा है कि बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अगर ये हेड को हम नीचे कर देंगे, अब क्या पता चलेगा कि साउथ की तरफ जा रहा है। अगर मान लीजिए हम ऐसे बना देता हूँ लाइन और ये हेड इधर देता हूँ मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको इधर देता हूँ तो वेस्ट की तरफ जा रहा है। यानी कि मैं सिंपल एक लाइन बनाता हूँ तभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि बंदा इधर जा रहा है इधर जा रहा है, बट जैसे ही अगर इसमें हेड बना देता हूँ तो अभी हेड बताने लगा कि हाँ इधर जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, गुड। तो अगर मैं बोलूं कि टैंजेंट बनाया हूं और टैंजेंट में दो एंड है, तो अभी टैंजेंट से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कुछ भी कि टैंजेंट बना के किए क्या। तो अगर मैं इसमें हेड बना देता हूं तो हेड बनाते ही पता चल जाए कि डायरेक्शन किधर है। तो हेड कैसे बनाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन का जो ये वाला मार्क जो किया हुआ है, जिस डायरेक्शन में मार्क किया है उसी डायरेक्शन में मार्क कर देंगे। अब देखिए मार्क ऐसे किया हुआ है तो यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब ये जो टैंजेंट जो है पॉइंट ए पे जो बनाया है, यही टैंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा एट पॉइंट ए, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। यानी कि ये जो लाइन जो है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक और कि अगर हमको इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो इस जगह टैंजेंट बनाएंगे, ए हेड किधर देंगे, इस तरफ, इधर बन गया। अब ये जो टैंजेंट है, ये टैंजेंट क्या देगा, मान लीजिए पॉइंट बी है तो पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। समझ में आ रहा है पक्का। यानी कि सिंपल है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, मान लीजिए लाइन का डायरेक्शन इधर है, अगर इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो हम क्या करेंगे, इस जगह टैंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस टैंजेंट में हेड किधर बनाएंगे, लाइंस के डायरेक्शन की तरफ। किधर, लाइन के डायरेक्शन की तरफ, कुछ इधर। अब मान लीजिए जो भी पॉइंट है पी, तो ये टैंजेंट क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पता करना है तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टैंजेंट बनाए, जिस पॉइंट पे बनाना है, मतलब जिस पॉइंट पे पता करना है उसी पॉइंट पे टैंजेंट बनाए और जो टैंजेंट जो होगा वही टैंजेंट उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। समझ गए। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो सिंपल आप क्या करें, टैंजेंट बनाए और वही टैंजेंट क्या देगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज बॉडी है
तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इमर्ज जो करता है वो हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री बना के इमर्ज करता है, हमेशा 90 डिग्री बनाकर बॉडी के सरफेस के साथ इमर्ज करता है। मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी जो है, नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो मर्ज जो करेगा वो सरफेस के साथ ऑलवेज 90 डिग्री बना के करेगा, ऑलवेज। यानी कि कोई भी चार्ज बॉडी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मर्ज करे चाहे इमर्ज करे, हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाकर ही करेगा। यानी चार्ज बॉडी से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मर्ज कर रहा है तो सरफेस के साथ 90 डिग्री बना के करेगा, इमर्ज कर रहा है तो 90 डिग्री बनाकर ही करेगा सरफेस के साथ। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ये चार्ज बॉडी है कुछ ऐसा, तो यहां से क्या करेगा, इमर्ज करेगा, निकलेगा तो सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाकर, यहां से करेगा 90 डिग्री बनाकर, कहीं से भी करेगा 90 डिग्री बनाकर करेगा। मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, तो यहां क्या करेगा, मर्ज करेगा तो सरफेस का 90 बना के करेगा। किसी भी चार्ज बॉडी, किसी भी टाइप का चार्ज बॉडी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मर्ज कर रहा है या इमर्ज कर रहा है तो सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाकर करेगा। क्लियर? चलिए, ये सारा यूज होगा आगे, इसलिए बता रहा हूं अभी, है ना। हाँ, बॉडी अगर इरेगुलर होगा क्या, मान लीजिए चल कोई बॉडी इरेगुलर शेप में है, कुछ ऐसा है, कोई शेप ही नहीं इसका, इरेगुलर शेप है, तो ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इस चार्ज से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इमर्ज करेगा, क्या वो भी 90 डिग्री के साथ करेगा? ऑफ कोर्स। चार्ज बॉडी का कोई भी शेप हो, इरेगुलर हो या रेगुलर हो, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा सरफेस के साथ ऑलवेज 90 डिग्री बनाकर निकलेगा, मर्ज करेगा तो ऑलवेज 90 डिग्री बना के करेगा। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहां से मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज करूंगा तो इस जगह भी 90 डिग्री बना के करेगा। अगर यहां से करता हूं तो यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा 90 डिग्री बना के निकलेगा। अगर मान लीजिए कि ये रेगुलर सब में नेगेटिव चार्ज है, अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मर्ज कराते हैं तो सरफेस के साथ 90 डिग्री बना करेगा, यहां से कराते हैं 90 डिग्री बना। चार्ज बॉडी का शेप जैसा भी हो, इमर्ज करेगा 90 डिग्री के साथ, मर्ज भी करेगा 90 डिग्री के साथ। क्लियर? ऑलवेज याद रखेंगे आपको। प्रॉपर्टीज नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स are directly proportional to the magnitude of charge. Let n is a number of electric field lines and q is the magnitude of charge. कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर घटाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी घटेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। तो मैं बोल सकता हूं कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, यानी कि अगर q बढ़ता है तो n की वैल्यू बढ़ेगा, अगर q घटेगा तो n की वैल्यू घटेगा। यानी कि बॉडी का जो चार्ज का जो वैल्यू है, अगर चार्ज की वैल्यू को अगर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर जो मर्ज कर रहा है, जो इमर्ज कर रहा है, उसका भी नंबर से बढ़ेगा। यानी कि सिंपल कि अगर मैं बोलूं कि अगर एक चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी का मैग्नीट्यूड क्या है, q है, तो अगर इसके पास जो नंबर ऑफ लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मान लीजिए जो भी है n है, अगर इस चार्ज की वैल्यू को अगर बढ़ाते हैं तो लाइंस भी इंक्रीज करेगा, अगर चार्ज की वैल्यू को घटाते हैं तो लाइंस भी डिक्रीज करेगा। एग्जांपल से समझते हैं सर, और अच्छे से क्लियर हो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है।
वो यही अभी हम समझा देता हूं कि मान लीजिए चार्ज बॉडी है जो कि उसके पास मैग्नीट्यूड कितना है 5 कूलम है, यानी कि चार्ज बॉडी है उसके पास चार्ज कितना है 5 कूलम है। एंड देन इससे अभी 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहा है। मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है जिसका चार्ज कितना है 5 कूलम है और इस चार्ज बॉडी से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितना निकल रहा है 10। तो बताइए 10 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितना निकलेगा। 5 कूलम में 10 लाइन निकल रहा है तो 10 कूलम में कितना निकलेगा। 10 कूलम में 5 कूलम चार्ज में 10 लाइन निकल रहा है तो 10 कूलम में कितना निकलेगा। चलिए इसको करके देखते हैं। तो बोल सकते हैं कि 5 कूलम में 10 लाइन निकल रहा है तो 1 कूलम में कितना निकलेगा 10/5 यानी कि 2 लाइन्स। कितना में बताना है 10 में, तो 10 कूलम में सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो 20 लाइन्स। यहां पे ध्यान से देखेंगे कि 5 कूलम में 10 लाइन निकल रहा है, जब 10 कूलम में हम निकाले तो 20 लाइन, यानी कि 5 कूलम में 10 लाइन, जबकि 20 में कितना 10 में कितना निकल रहा है 20 लाइन्स। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जब 5 कूलम था तब 10 लाइन था, पर जैसे ही 10 कूलम किए लाइन 20 हो गया, यानी कि 5 कूलम चार्ज से बढ़ाकर कितना किए 10, यानी कि 5 2 10, यानी कि डबल किए चार्ज की वैल्यू को। 5 से 10 किए यानी कि डबल किए, 2 टाइम से बढ़ाए तो लाइन भी 2 टाइम से बढ़ना चाहिए था। देखिए ना 5 में 10 था, जैसे 10 किए 10 से 20 हो गया, यानी कि ये भी बढ़ गया। ये 2 टाइम्स बढ़ा ते भी 2 टाइम्स बढ़ा। क्लियर हुआ। यानी कि यहां पे आप देख रहे हैं कि जब चार्ज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो लाइन भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ लाइन भी बढ़ रहा है। इसलिए कहा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का। देखिए ना 5 में 10 था, जैसे 5 को हमने 10 किया तब 20 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। क्लियर हुआ अच्छे से। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि 5 में 10 लाइन है, कितना लाइन्स है 10 लाइन है, तो 100 कूलम में n इक्वल टू कितना होगा। 100 कूलम में कितना होगा। आप लोग क्वेश्चन है बनाइएगा कि 5 में 10 निकल रहा लाइन्स तो 100 में कितना निकलेगा। क्लियर ठीक है। चलिए अब आगे एक और प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होता है कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन उठता है क्यों नहीं करता है, तो चलिए समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये है लाइन नंबर 1, एक और लाइन है लाइन नंबर 2। हमने ये 2 लाइन को कंसीडर किया और एक पॉइंट पे जबरदस्ती कट करा दिए। क्यों कराए हैं इसका आंसर लाने के लिए। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। हमने एक लाइन कंसीडर किया जिसका नाम है लाइन नंबर 1, एक और लाइन कंसीडर किया लाइन नंबर 2, और ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेट्स से पॉइंट P। क्लियर। चलिए तो अभी आपको मैंने सिखाया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन पता करना है तो आप क्या करेंगे टेंजेंट बनाएंगे। क्लियर। अब वही टेंजेंट क्या देगा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो चलिए ये लाइन जो है, इस लाइन का जो ये पॉइंट जो है, एक्चुअली ये पॉइंट इस लाइन पे भी एग्जिस्ट कर रहा है और इस लाइन पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर इस लाइन के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालूं इस पॉइंट पे, तो क्या करना होगा इस लाइन का इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना होगा। फिर से अगर इस लाइन के लिए इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हमें निकालना है तो इसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाना होगा। कुछ ऐसे देखिए, ये जो टेंजेंट जो बनाया है इस लाइन पे इस पॉइंट पे, ये टेंजेंट इस लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा एट पॉइंट T। तो मान लीजिए E1,
यानी कि ये जो टेंजेंट जो बनाया है इस लाइन के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है। क्लियर? अब यही पॉइंट इस लाइन पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर इस लाइन के लिए अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं कुछ ऐसे, ये टेंजेंट इस लाइन के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। मान लीजिए E2, E1 1 का क्रॉसपोंडिंग, E2 2 का क्रॉसपोंडिंग। E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट का इस लाइन के लिए, एंड E2 क्या है? इस लाइन के लिए इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस जगह इंटरसेक्ट किया है उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन दे रहा है, यानी कि एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और E2 है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि किसी भी एक पॉइंट पे एक चीज का दो डायरेक्शन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। कोई भी चीज हो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। मान लीजिए जब यहीं पे मैं खड़ा हूं, आगे देख रहा हूं, क्या मैं पीछे देख रहा हूं? नहीं। सिंपल है कि अगर कोई भी चीजें है तो एक ही डायरेक्शन हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि एक बाइक जा रहा है, मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपने बोला कि इधर भी मूव कर रहा है, पॉसिबल है कि एक बाइक इधर भी जा रहा हो उधर भी जा रहा हो? कभी भी नहीं। तो सिंपल है कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो नहीं हो सकता है, यानी कि ये वाला और ये वाला ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन दिखा, मतलब पॉइंट P पे इधर भी है इधर भी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्लियर? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगा, इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देखिए ना, जबरदस्ती हमने करवाया, और जबरदस्ती हमने जब करवाया जिस जगह पे इंटरसेक्ट किया उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था डायरेक्शन? दो था, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। क्लियर? तो चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? लुकिंग एट द वेरियस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन Q1 एंड Q2 फाइंड Q1 बाय Q2। Q1 एंड Q2 के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया है उसको देखना है, और देन फिर उसके बाद Q1 एंड Q2 का रेशियो निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है? Q1 दिया है। एक और चार्ज बॉडी है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है? Q2 दिया है। इस चार्ज बॉडी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज कर रहा है, एंड इस चार्ज बॉडी के पास 1 2 3 4 लाइंस मर्ज कर रहा है। बाकी दो लाइन देखिए कहां चला गया पता नहीं। क्लियर? अब निकालना है रेशियो, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो चलिए आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं हटाता हूं तो एक कोई कांस्टेंट आ गया। मान लीजिए कांस्टेंट क्या है? K है, यानी कि क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो अगर मैं इस चार्ज बॉडी के लिए अगर इसको मैं अप्लाई करता हूं, इस चार्ज बॉडी के लिए अगर इसको मैं अप्लाई करता हूं तो देखिए क्या होगा। इस चार्ज बॉडी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए क्या है? N1 है। K तो कांस्टेंट है, उसको बदलो चाहे बदलो कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन इस चार्ज बॉडी का मैग्नीट्यूड क्या है? Q1 है, तो Q1 हो। N1 क्या है? इस बॉडी से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला है वो है, एंड Q1 क्या है? इस चार्ज बॉडी का मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं यहां से Q1 निकालूं तो क्या हो जाएगा? N1 by K, N1 by K। तो चलिए निकालते हैं Q1। अब बताइए यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि N1 का वैल्यू कितना है? N1 का वैल्यू 10 है, तो इसके जगह पे 10 रख दूं एंड देन K एज इट इज। अब यहां पे देख के बताना है कि Q1 इक्वल टू 10 by K है, वेरी गुड, बट ये क्या है? मैग्नीट्यूड वैल्यू।
साइन के साथ नहीं है, प्लस है कि माइनस है ये नहीं है यहाँ लिखा हुआ, बट अब दिखेंगे। क्योंकि अगर इस चार्ज बॉडी से अगर लाइंस इमर्ज किया है, निकला है, तो ऑफकोर्स इस चार्ज का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बॉडी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है इमर्ज करता है। अब यहाँ से भी लाइंस इमर्ज किया है, इट मीन्स ये चार्ज बॉडी का जो नेचर जो होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि Q1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर Q1 पॉजिटिव है तो क्या यहाँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, +10/k। ये प्लस क्या बता रहा है कि Q1 क्या है, पॉजिटिव है। Q1 क्या है, पॉजिटिव है। कोई दिक्कत? तो चलिए, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +10/k। अब सेम फॉर्मूला ये वाला हम इसके लिए यूज करेंगे, ये वाला हम इसके लिए यूज करेंगे, इस चार्ज बॉडी के लिए। तो मान लीजिए इस चार्ज बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है N2 है, N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ2। N2 क्या है, इस चार्ज बॉडी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना मर्ज कर रहा है वो है। Q2 क्या है, इस चार्ज बॉडी का मैग्नीट्यूड है। अगर मैं यहां से Q2 निकालू तो N2 बाई क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। अब बताइए इस चार्ज बॉडी के पास कितना लाइंस मर्ज कर रहा है, 1 2 3 4 ही कर रहा है। ये तो काउंट नहीं करेंगे, ये नहीं आया इसके पास, इधर चला गया, 4 ही आया है। कितना लिखेंगे N2 की जगह पे, 4/k, यानी कि N2 कितना है, 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ही आया है, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास नहीं आया है, तो 4/k। अब इस चार्ज बॉडी का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पास आया है, यानी कि जब नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, आता है, यानी कि मर्ज करता है। यहाँ पे भी देखिए लाइंस मर्ज किया है, यानी कि Q2 का नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ पे क्या रख देंगे, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव रखे, क्योंकि Q2 क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए हमने ये नेगेटिव रखा। क्लियर? यानी कि Q2 इक्वल टू -4/k। तब Q1 निकल गया है और Q2 निकल गया, तो दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। तो Q1/Q2, Q1 की जगह कितना रखेंगे, +10/k, और Q2 की जगह पे -4/k। ये कैंसल, बच गया 10 - 4, कट गया 2.5, यानी कि Q1/Q2 इक्वल टू कितना आया, -2.5। आपका यही आंसर हो गया, -2.5 इज योर आंसर। क्लियर हुआ अच्छे से, पक्का? वेरी गुड। एक और क्वेश्चन, मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है अननोन x, एक और चार्ज बॉडी है y। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला है, इसके पास आया है। एक चार्ज बॉडी है x, एक चार्ज बॉडी y है। इस चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज कर रहा है और y के पास मर्ज कर रहा है। तो x का नेचर बताना है और y का नेचर बताना है। कहने का मतलब x पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, y पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे देखिए x से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज करता है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज किया है तो x का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके पास लाइंस क्या करता है, मर्ज करता है। तो यहाँ पे देखिए मर्ज किया है तो y का कैसा नेचर होगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए और क्वेश्चन छोटा सा कि मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है, एक और चार्ज बॉडी है, एक और चार्ज बॉडी है। मान लीजिए ये P है, Q है, R है। यहां से निकला है कि नहीं, ऐसा। अब बताना P, Q, R का नेचर। कहने का मतलब P पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, Q पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, R पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब P से देखिए लाइंस निकला है, तो निकला है यानी कि इमर्ज किया है तो नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। Q के पास देखिए आ रहा है, इमर्ज कर रहा था, Q कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यहां से इमर्ज किया तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया?